टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स किसको कहते हैं? टॉर्क भी फोर्स ही है, लेकिन ये फोर्स का एक नया अंदाज है, नए अंदाज की फोर्स है। फोर्स के भी बड़े अंदाज होते हैं, कई कई रंग होते हैं, ठीक है, कई कई फ्लेवर्स में आती है। ये नया फ्लेवर है इसका, ठीक है। टॉर्क जिसको हम फिज़िक्स में कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, इसकी जो अलामत होती है, ठीक है। जैसे हम जीम लिखते हैं ना, लेकिन ये आधी आधी जीम होती है, ठीक है। टाउ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको हम कहते हैं टॉर्क, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये है क्या? सैम्पल पहले ही बता दिया। इसको असल में डिफ़ाइन करने से पहले, इसको डिफ़ाइन करने से पहले कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। रिजिड बॉडी क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। रिजिड बॉडी कहते हैं हार्ड को, वो बॉडी जो अपनी शेप, फोर्स लगाने से अपनी शेप ना बदले, वो रिजिड बॉडी कहलाती है, ठीक है। क्योंकि अगर बॉडी की शेप बदली ना, मसलन अगर हम रबड़ का हम कोई रबड़ की चीज़ ले आएँ, ठीक है, जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है, ठीक है। तो अगर हम रबड़ का ले आएँ तो फिर वो क्या होगा कि जब हम फोर्स लगाएंगे ना, वो मुड़ जाएगा, इधर या उधर मुड़ जाएगा, तो फिर उसके ऊपर लगने वाली जो फिज़िक्स है ना, वो बदल जाएगी। फिज़िक्स के फार्मूले, कानून बदलने पड़ेंगे उसके लिए, ठीक है। तो जब तक बॉडी की शेप, आपको पता है शेप कितनी इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल अभी आपने देखा, ट्रायंगल रहेगी तो वो शेप, वो उस पर कानून लगेगा ना, ठीक है। तो इसलिए रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि वो बॉडी जिस पे फोर्स लगाए और अपनी शेप को मेंटेन रखे, वो रिजिड बॉडी है। और हमें टॉर्क में ऐसी ही बॉडी चाहिए होती है, रिजिड बॉडी चाहिए होती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं वो लाइन जो घूमती हुई बॉडी घूम रही होगी, लेकिन उस बॉडी के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लाइन जो घूमे ना, जो बदले ना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। वो फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स। तो इसकी पोजीशन नहीं बदलेगी, लेकिन इसके इर्द गिर्द हर पॉइंट की पोजीशन बदलेगी, ठीक है। जैसे काबे के गिर्द सारी चीज़ें घूम रही हैं ना, मतलब सारे हाजी घूम रहे हैं काबे के गिर्द, लेकिन काबा फिक्स है, ठीक है। तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम ऐसे पॉइंट को कहते हैं जिसके गिर्द सारे पॉइंट घूमते हैं, लेकिन वो खुद नहीं घूमता, बल्कि एक्सिस जो है ना, वो पॉइंट नहीं होता, बल्कि उस पॉइंट के ऊपर पूरी लाइन होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ कही गई है। फोर्स का टर्निंग इफेक्ट जो है ना, वो टॉर्क कहलाता है या मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। वो फोर्स जो घूमते हुए लगे। आप न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या कहा था? फोर्स एक डायरेक्शन में लगती है, उसी डायरेक्शन में फिर एक्सेलरेशन पैदा होता है, ठीक, जो मास के हिसाब से होता है। मास के हिसाब से एक्सेलरेशन पैदा होगा, ठीक है। ऐसे बिला रोक टोक नहीं होगा, सिर्फ फोर्स की नहीं चलेगी, बल्कि मास की इजाज़त के मुताबिक एक्सेलरेशन पैदा होगा, ठीक है। हम यूँ कह सकते हैं। अब टर्निंग इफेक्ट में, टॉर्क में क्या हो गया? ये फोर्स सीधी नहीं लग रही। अब ये इस ऑब्जेक्ट को ना सीधी लग ही नहीं रही, आगे क्या एक्सेलरेट क्या करवाएगी इसको? ये तो इसको घुमा रही है, ठीक है। ये तो आगे जा ही नहीं रहा, इसकी कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तय ही नहीं कर रहा। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वेलोसिटी नहीं है, जब वेलोसिटी नहीं तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो फिर है क्या? फोर्स किधर लग रही है? तो एक नई चीज़ पैदा हो रही है, इसको हम कह रहे हैं टॉर्क। आपने औरतों को चक्की चलाते देखा है? ठीक है, आपने देखा होगा, क्योंकि आपकी लाइफ गाँव में गुजरी है, ठीक है। तो वो चक्की में कैसे टॉर्क पैदा कर रही होती है, सारा दिन कितनी थक जाती होती थी बेचारी, ठीक है, से चक्की घुमा रही होती थी, ठीक है। और हालांकि कोई डिस्प्लेसमेंट तय नहीं होता, क्योंकि वो सारी फोर्स घुमाने में, ठीक है, घुमा के लगाने में उन्होंने टॉर्क प्रोड्यूस किया होता है। अब देखें, उसी चक्की की एक मिसाल ये भी है कि आपका ये स्क्रू ड्राइवर है, इसमें कुछ चीज़ें अहम है टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको, ये डायग्राम बहुत अच्छी है, यहाँ पे हम टॉर्क को समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी डायग्राम इन्होंने दी है। अब देखिए, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अगर हम इसको एक सर्कल माने तो ये इसका सेंटर है, और ये सेंटर से लेकर जहाँ फोर्स लग रही है हम उस पॉइंट तक ले लें, ठीक है, और इस पॉइंट को हम डी कह देते हैं, ठीक है। सी और डी के बीच में जितना भी फासला है ना, इसको आप एल कह दें या आर कह दें, ठीक है, मैं आर कह देता हूँ, ठीक है।
क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी की बुक्स में आर यूज़ होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगाऊं, ये घूमेगा ना, और घूमेगा कैसे, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, गोल, यस, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा ऐसे, ठीक है, हम इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। यस। अब ये सर्कुलर पाथ पे ये घूम रहा है, और नीचे की डायग्राम में देखें आप, इसका भी सेंटर वही है, ठीक है, यस, उसी किस्म का नट है। इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये अपने सेंटर से ज़्यादा दूर है, ठीक है, इसका रेडियस बड़ा है और इसका रेडियस थोड़ा सा कम है, ठीक है। इस पर भी हम अगर फोर्स लगाते हैं तो ये भी घूमेगा। बताएं इन दोनों के घूमने से कोई असर पड़ेगा इस नट के ऊपर, ठीक है। यस। ये इसको मैं सी डैश कह देता हूँ, डी डैश कह देता हूँ, ठीक है। और ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसको मैं डैश कह देता हूँ, ठीक है। ये डैश वाला और ये बगैर डैश वाला, ये दोनों घूम रहे हैं, ये भी एक असर पैदा करेगा इस नट के ऊपर, ये भी एक असर पैदा करेगा, ठीक है। ये भी इस नट को इस डायरेक्शन में टाइट होता है नट, ये भी इस नट को टाइट करेगा, ये भी इस नट को टाइट करेगा। बताएं कौन ज़्यादा टाइट कर सकेगा नट को? अच्छा, छोटे वाला नट को ज़्यादा टाइट करेगा। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। Yes, आप कॉमन सेंस में किसी इंसान से पूछें, किसी से भी पूछें ना, आम बंदे से जिसने फिजिक्स ना पढ़ी हो, वो कहेगा बड़ा जो पाना है, बड़ा स्क्रू ड्राइवर, ये जो बड़ा पाना है वो ज़्यादा टाइट करेगा, छोटा पाना कम टाइट करेगा, ठीक है। दोनों के इफ़ेक्ट में ये फ़र्क होगा। बराबर करेंगे? नहीं, बराबर कहाँ करेंगे। अगर हम इक्वल फोर्स लगाएं तब की बात है। अगर ये नहीं कि अगर इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएं, फिर तो ज़ाहिर है इसका टॉर्क पर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो आपने कभी बसों के जब टायर पंक्चर हो जाते हैं, आपने देखे बस वाले कैसे चेंज कर रहे होते हैं? वो बस के नट में एक स्क्रू ड्राइवर डालते हैं बड़ा सा, ठीक है, वो बड़ा डालते हैं और वो यूँ इस तरह निकला हुआ होता है, ठीक है। फिर उसमें बड़ा लंबा पाइप डाल देते हैं, ठीक है। उसके अंदर पाइप डाल के फिर इस तरह वो पाइप टायर के साथ यूँ पाइप यूँ बाहर जा रहा होता है, वो दूर खड़े होकर पूरा वज़न डालते हैं, फिर खुद चढ़ भी जाते हैं इसके ऊपर, यस। और ऊपर चढ़ के ऐसे ऐसे ना वो उछलते हैं इसके ऊपर, मैंने इनको उछलते हुए भी देखा है। और नट के अंदर से ना आवाज़ें निकल रही होती हैं, चीखें निकल रही होती हैं नट की, ठीक है। और नट टाइट हो रहा होता है, तब जाके ये बस का या ट्रकों का या हेवी गाड़ियों का नट टाइट हो पाता है पूरी तरह से। वो क्यों ऐसा करते हैं? वो क्यों इसमें लंबा सा रॉड डाल के इसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं? असल पाने की लेंथ में अगर मैं लंबा सा पाइप डाल दूँ, यस सर। फिर इस पर क्या असर पड़ेगा नट पे? कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा करना क्या ज़रूरी है? बगैर वो अगर यहाँ पे चढ़ जाएं, जितना ज़ोर लगाना है इधर इसी लेंथ पे लगा दें, क्या ये पाइप डालना ज़रूरी है? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी है। इस पाइप के डालने से ना इनकी एफ़र्ट, जितनी पाइप की लंबाई है ना उतने गुना एफ़र्ट कम हो जाएगी और टॉर्क उतने गुना बढ़ जाएगा। अगर इधर 100 न्यूटन की फ़ोर्स लगा रहे हैं ये, ठीक है, और 100 न्यूटन की फ़ोर्स से वो जिस नट को जितना टाइट कर पा रहे हैं, अगर इन्होंने इसकी लंबाई को इन्होंने 5 गुना बढ़ा दिया है मसलन पाइप डाल के, उस पाने की लेंथ से उसकी असल लेंथ से 5 टाइम्स ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा? ये 100 न्यूटन की फोर्स अगर इन्होंने 5 गुना ज़्यादा दूर लगाई, तो फिर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना वो 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 500 न्यूटन की फोर्स का इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपको मैं इसकी ज़्यादा आसान मिसाल देता हूँ, ठीक है बेटा। जिस तरह मास का वेलोसिटी के साथ एक डेंजरस कॉम्बिनेशन था, मास और वेलोसिटी का एक डेंजरस कॉम्बिनेशन आपको याद है? यस सर। जिसके नतीजे में कौन सी क्वांटिटी बनती है? बहुत ही डेंजरस क्वांटिटी, मोमेंटम इसको हम कहते हैं। यस। बिल्कुल इसी तरह अभी फोर्स का एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अभी फोर्स का एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है, और ये फोर्स का डेंजरस कॉम्बिनेशन किस चीज़ के साथ है? ये इस लेंथ के साथ है, इस फासले के साथ है, जिसको हम रेडियस कह रहे हैं, और इसका फिज़िक्स में नाम है मोमेंट आर्म, ठीक है। अगर एक फोर्स को रिजिड बॉडी मिल जाती है, ठीक है, अब ये जो पाइप डाला जाता है इसमें एक रिजिड बॉडी है ना, शेप चेंज नहीं करता ये अपनी। अब ये फोर्स जब एक लंबी रिजिड बॉडी से होके जाती है, तो वो फोर्स जो है ना वो उस तरह नहीं रहती जैसी वो पहले थी, ठीक है।
वो उतनी नहीं रहती, वो बदल जाती है। इसकी मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। कभी आपका बचपन में दरवाज़ा बंद करते हुए, कोई दरवाज़ा बंद कर रहा हो, तो उसमें कभी हाथ आया आपका? ठीक है, ये अक्सर बहुत शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसका ना आया हो ज़िंदगी में। बचपन में ये मज़ा हर कोई चख चुका है। वो जो मज़ा था ना, वो उसी मज़े को हम फिज़िक्स में टॉर्क कहते हैं। क्यों? एक मामूली सी फोर्स, इधर इस इंसान की चीखें निकल जाती हैं जिसका हाथ गया होता है, ठीक है, अंदर, और दूसरे इंसान को महसूस भी नहीं होता, कोई दबाव भी महसूस नहीं होता उसको, उसके लिए बहुत हल्का होता है दरवाज़ा। आखिर ऐसा क्यों है? वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो फोर्स लगा रहा है, उसके लिए इतना आसान क्यों हो गया है कि इस हाथ को कुचल डालना? बिल्कुल, क्योंकि वो फोर्स एक इतने लंबे फासले को जब तय करती है ना, तो ये फोर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। मसलन अगर दरवाज़ा 1 मीटर का है, 1.5 मीटर का है, जितना भी इसका डिस्टेंस है, जितने यूनिट्स भी है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा ना, वो इस ओरिजिनल फोर्स के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा हो चुका होगा। ठीक है, अब आपको अंदाज़ा हुआ कि ये भी एक उसी तरह का डेंजरस कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसको हम फिज़िक्स में टॉर्क कहते हैं। यानी एफ़ को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें आर से, इस मोमेंट आर्म से, ठीक है, तो जो नई क्वांटिटी पैदा होती है उसको हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है, और ये भी मैथमेटिकल रिलेशन इसका वैसा ही है, मोमेंटम जैसा ही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा फ़र्क तो है, थोड़ा फ़र्क है। इसमें दोनों क्वांटिटीज़ वेक्टर हैं, फोर्स भी वेक्टर है, मोमेंट आर्म भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स हैं। जबकि मोमेंटम में मास स्केलर था, ठीक है, मास स्केलर था, वेलोसिटी वेक्टर थी, मोमेंटम खुद वेक्टर है। इसमें ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और टॉर्क खुद भी वेक्टर है। टॉर्क खुद भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या बनेगा? अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, मोमेंट आर्म का यूनिट है मीटर, तो न्यूटन मीटर ये टॉर्क का यूनिट है फिज़िक्स में। ठीक है, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा टाइट कर सकता है नट को? बड़े वाला, क्योंकि इसका मोमेंट आर्म बड़ा है। इस पे जब हम फोर्स लगाएंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद बहुत बड़ा टर्निंग इफेक्ट देगा इसके मुकाबले में। ठीक है, अब कहा जा रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन भी इम्पॉर्टेंट होती है। लाइन ऑफ एक्शन, अब ये टॉर्क उस वक्त अपना काम दिखाता है, उस वक्त अपना असर दिखाता है अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ठीक हो। अगर मोमेंट आर्म, यहाँ पे दिखाया गया लाइन ऑफ एक्शन को, ये मोमेंट आर्म है आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स होगी ना, वो 90 डिग्री एंगल पर एक्ट करनी चाहिए। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी तो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। मोमेंट आर्म और एफ के बीच अगर 90 का एंगल हो, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। अगर आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, आप देख सकते हैं ट्रायंगल के हिसाब से बेस बन रहा है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों क्वांटिटीज़ एफ और आर परपेंडिकुलर हो, तो आपको जो रिज़ल्ट में टॉर्क मिलेगा वो बहुत बड़ा टॉर्क मिलेगा। अगर फोर्स परपेंडिकुलर ना हो, पाना आप ठीक से वर्टिकली नहीं दबा रहे, बल्कि यूं दबा रहे हैं या यूं दबा रहे हैं, ठीक है, या इस तरफ खींच रहे हैं, तो आपको टॉर्क कम मिलेगा या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ये बेस्ट कब होता है, मैक्सिमम कब टॉर्क देता है? जब 90 डिग्री का एंगल होता है। मोमेंट आर्म, अब ये देखें कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है ना ये फार्मूला, टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, ठीक है, और इसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। टॉर्क बहुत यूज़फुल क्वांटिटी है, अगर हाथ अंदर ना फंस जाए तो टॉर्क यूज़फुल क्वांटिटी है। मैं एक चीज़ भूल गया, पीछे मुझे एक डब्बा याद आया, मैं इसको इग्नोर नहीं करना चाहता, याद आ गया। आपकी इजाज़त हो तो हम पीछे चले जाते हैं इस डब्बे पे। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल लेंथ ऑफ बेस इज़ 4 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर की है। एंड परपेंडिकुलर इज़ 3। फाइंड, मालूम करें, क्या मालूम करें? लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की लेंथ क्या होगी आपको पता है? ये कि कौन से फार्मूले से मालूम कर सकते हैं हम? बिल्कुल सही कहा आपने, पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25। अब 25 का जो रूट है ना वो 5 होगा, तो इसकी लेंथ जो है ना हाइपोटेनियस की वो 5 होगी, ठीक है। yes. मानते। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो साइन थीटा होगा 3/5।
कॉस थीटा बेस को देखता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होगा 4/5, ठीक है। ओके। और टेन थीटा इन दोनों को देखता है, तो टेन थीटा होगा 3/4। 3/4, शाबाश, ठीक है। यस। अच्छा इन्होंने दिया है, छोटा सा सवाल है लेकिन फिज़िक्स की मैथमेटिक्स की कीमती बातें इसमें हमारे सामने आ जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। टॉर्क समझ लिया, इसका एसआई यूनिट भी समझ लिया, न्यूटन मीटर। अब मिनी एक्सरसाइज, अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन कैन लूजन ए नट व्हेन अप्लाइड टू एन एंड ऑफ ए स्पैनर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। बिल्कुल आपने सही सोचा है। अब जो स्पैनर चाहिए होगा ना वो ज़रा बड़ा चाहिए होगा, यस। ठीक है, बड़ा चाहिए होगा, क्योंकि अब देखें अगर हम पाना खोल रहे हैं हमें टॉर्क तो इक्वल चाहिए होगा ना, यस। ठीक है। अगर हम नट खोल रहे हैं, ठीक है, तो नट अगर खुल रहे हैं यहाँ 150/10 से खुला है, ठीक है, 150/10 से खुला है, तो फिर यहाँ 60 क्या होगा, ऐसे ही बनेगी ना इक्वेशन, ठीक है। तो 160/10 पहले जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोड्यूस हुआ है 1500 न्यूटन सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर नहीं बल्कि न्यूटन सेंटीमीटर कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ है 60/x, ठीक है, ये 60 डिवाइड में अब ले जाएं आप, ठीक है, तो चाहिए होगा, अब 150 को 6 से डिवाइड कर दें, तो 150 को 6 से डिवाइड किए तो आ रहे हैं 25, ठीक है। तो हमें अब की बार जो स्पैनर चाहिए होगा ना वो 25 सेंटीमीटर का चाहिए होगा, 10 के बजाय 25। ओके, ठीक है, फिर खुल जाएगा। अब हम अगली एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अ मैकेनिक टाइटन्स द नट ऑफ ए बाईसाइकिल यूजिंग ए, अक्टूबर की हवाएं तेज़ हैं, ये अक्टूबर की हवाएं हैं, ठीक है। आप फोकस रखिएगा लेक्चर के ऊपर, ठीक है, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। एग्जाम्पल 4.3, A mechanic tightens the net of a bicycle using a 15 centimeter long spanner. 15 सेंटीमीटर लंबा पाना इस्तेमाल कर रहा है वो, और एक साइकिल का नट खोल रहा है। एक्सर्टिंग फोर्स 200 न्यूटन, 200 न्यूटन की फोर्स लगा के। फाइंड द टॉर्क दैट हैज़ टाइटन इट, वो फोर्स मालूम करें जिससे उसने उसको टाइट किया है। तो जाहिर सी बात है वो फोर्स तो जिसने टाइट किया वो टॉर्क ही होगी ना। yes, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको जूम करके देखते हैं। फोर्स 200 न्यूटन है, ठीक है, लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, 0.15 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। yes, अब हम फार्मूला लगाएंगे फोर्स 200 न्यूटन और जो मोमेंट आर्म है वो 0.15 मीटर है। मल्टीप्लाई करने से हमें 300 न्यूटन मीटर टॉर्क हासिल होगा, ठीक है। 30 न्यूटन मीटर, आई एम सॉरी। तो मल्टीप्लाई करने से हमें 30 न्यूटन मीटर टॉर्क हासिल होगा, 30 न्यूटन मीटर टॉर्क। ओके सर। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि फोर्स तो 200 न्यूटन थी, टॉर्क तो कम हो गया, हाँ? ऐसा आता है ना माइंड में। yes, sir. नहीं, टॉर्क कम नहीं हुआ है, नंबर ज़रूर छोटा हो गया, ये यूनिट बड़ा है। yes, sir. अगर आप इसको सेंटीमीटर में करें तो फिर आप देखें आपको नंबर बड़ा मिलेगा, लेकिन वो यूनिट छोटा होगा, ठीक है, सही है ना। yes. तो आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वांटिटी कम है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी इसलिए कम नहीं क्योंकि पीछे आप यूनिट भी तो देखें, न्यूटन मीटर के हिसाब से रखा गया। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये एक तरह से इक्विलिब्रियम का कानून है कि दो बॉडीज़, ये बहुत अच्छा सीसॉ में नज़र आता है ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है। आपने कभी बच्चों को सीसॉ झूलते हुए देखा हो या ख़ुद कभी सीसॉ पे बैठे, ठीक है। अगर एक मोटा और पतला बच्चा हो और वो सीसॉ पे बैठें तो वो क्या तरीका हो सकता है कि जो दोनों अच्छी तरह खेल सकें, वरना आमतौर पे क्या होता है कि एक बड़े वाला या भारी बच्चा एक तरफ बैठे तो हल्के वाला तो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं। तो सीसॉ कैसे खेलेंगे? एक ऊपर टांगे उठाएगा, भारी नहीं, भारी नहीं, क्या तरीका है आप ये बताएं। एक बच्चा है मसलन वो बहुत ही मोटा है, ठीक है, वो उसका वज़न है 55 किलो, yes, ठीक है। एक बच्चा है वो हल्का है 30 किलो का है, दोनों
बैठे हुए सीसॉ पे, दोनों सीसॉ खेलना चाहते हैं। अब 55 वाला जब बैठेगा इधर, वो तो 30 किलो वाले को ऊपर ले जाएगा। यस सर। अब 30 किलो वाला क्या करे, या इनको हम क्या करें कि ये अच्छी तरह खेल सकें, सीसॉ ऊपर नीचे होता रहे। आसान है। आपने कभी अगर देखा हो ना, तो जो मोटा बच्चा होता है ना, वो आगे बैठ जाता है, वो सीसॉ में आगे बैठता है, यस और जो पतला बच्चा होता है वो दूर बैठता है। यस ये सेंटर के थोड़ा नज़दीक हो जाता है, वो सेंटर से दूर हो जाता है। फिर सीसॉ में दोनों का बैलेंस इक्वल हो जाता है, फिर सीसॉ ऊपर नीचे होता रहता है। यस सर। ऐसा क्यों होता है? इसको थोड़ा आगे बिठाने से क्यों मामला सेट हो जाता है? होता ये है कि ना, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसका वेट ज़्यादा है W1, इसका वेट कम है W2। समझने के लिए ना इसको ज़रा और मोटा कर देते हैं, ठीक है? इस 50 वाले बच्चे को 60 किलो का कर देते हैं, ठीक है? ठीक है। अब ये 60 का है और ये 30 का है, ठीक है? अब ये डबल वज़न का बच्चा है इसके मुकाबले में, तो इसकी जो लेंथ है ना, हम अगर आधी कर दें, यस मसलन इसको 2 मीटर पे बिठा दें, इसको 2 मीटर दूर बिठा दें, और इसको कहाँ बिठाएं? 1 मीटर, ठीक है? अब जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना, वो सेम प्रोड्यूस होगा, यस क्योंकि 61 से मल्टीप्लाई होगा और 32 से, तो इक्वल टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, यस ठीक है? जब इक्वल टॉर्क प्रोड्यूस होंगे ना, तो ये बैलेंस हो जाएगा, और अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो अप डाउन होता रहेगा, ठीक है? ओके। अब आपको समझ में आया ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, कि अगर हमें चीज़ों को बैलेंस करना है, तो उनके टॉर्क्स को अगर हम बैलेंस कर दें, दोनों तरफ के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर हम बैलेंस कर दें, तो फिर चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। अ बॉडी इज़ बैलेंस्ड इफ़ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। एक बॉडी बैलेंस में होगी अगर उन पर क्लॉकवाइज कहते हैं घड़ी, ये घड़ी इस तरफ चलती है, ठीक है? इस तरफ का टॉर्क, ठीक है, और इस तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हुआ और ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में इक्वल हो जाएं, तो फिर बॉडी क्या हो जाएगी? एक टॉर्क को कैंसिल कर देगा, ठीक है? दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और बॉडी बैलेंस हो जाएगी, यस ठीक है? नेक्स्ट, ये देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी किस्म का दिया गया है। एग्जाम्पल 4.4, अ मीटर रॉड इज सपोर्टेड एट अ मिडल पॉइंट O as shown in figure 4.15. The block of weight 10 Newton is suspended at point B. तो ये 10 न्यूटन का ब्लॉक है, B पे सस्पेंड किया गया है, 40 सेंटीमीटर फ्राम O, इसका फासला 40 सेंटीमीटर है। Find the weight of the block that balances it at point A, 25 सेंटीमीटर फ्राम O. O से 25 सेंटीमीटर दूर एक दूसरा ब्लॉक है, उसका वेट क्या होगा? W पूछा गया है, ठीक है? यस उसका वेट मालूम करना है। वेरी इजी है, ठीक है? इतना मुश्किल नहीं है। हमें पता है इस तरफ का टॉर्क और इस तरफ का टॉर्क आपस में बराबर होगा, ठीक है? W1 हमें मालूम करना है, W2 हमें गिवन है, ठीक है? इसका जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, इसका डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ टॉर्क हम अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। W1 का टॉर्क ये है OA के बराबर होगा, W2 का टॉर्क OB के बराबर होगा, ठीक है? सर। और ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो W1 मल्टीप्लाई बाय OA, W2 मल्टीप्लाई बाय OB। W1 हमें फाइंड आउट करना है, इसको रहने दें। OA 0.25 मीटर में चेंज कर दिया है, वैसे अगर इसको सेंटीमीटर में भी रखते तो भी आंसर ठीक आता। यहाँ पे 0.40 मीटर रख दिया है, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 10, W2 10 के बराबर है। तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, इसको मैं ज़रा साफ़ करके लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में रख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे 40 सेंटीमीटर रख देता हूँ, क्योंकि दोनों असल में दोनों सेंटीमीटर में है ना, ठीक है? तो ये कट जाएंगे। आप देखें 10 और 40 कितना हो जाएगा? 400 डिवाइडेड बाय 25। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, राइट, तो 16 आएगा। W1 16 न्यूटन है। तो देखते हैं क्या लॉजिकली ठीक है। देखिए यहाँ पे भी, अब मैंने यहाँ सेंटीमीटर में रखा है, फिर भी ठीक आया। क्यों ठीक आया? उसकी वजह ये है कि ये सेंटीमीटर है
और ये भी सेंटीमीटर है, यस क्योंकि दोनों जाके एक दूसरे से डिवाइड होंगे ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, यस इसलिए यहाँ यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, जब दो सेम यूनिट डिवाइड हो रहे हो ना, तो फिर उनको कन्वर्ट ना भी करें तो भी आंसर ठीक आता है। ठीक है, अब आप देखें, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, टॉर्क एंड मोमेंट आर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। फिज़िक्स में दो चीज़ें होती हैं, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इनका इंजीनियरिंग में बहुत अहम इस्तेमाल है। इंजीनियरिंग वाले इन टॉपिक्स को बहुत सीरियसली पढ़ते हैं और आगे किसी स्टूडेंट का करियर इंजीनियरिंग में भी हो सकता है। ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत है इस चीज़ की। ठीक है, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये रिजिड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी शेप को बरकरार रखते हैं फोर्स लगने के बावजूद, ये उन ऑब्जेक्ट का एक ऐसा ख़ास नुक्ता होता है सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे अगर उनको फोर्स लगाई जाए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो रोटेशन पैदा नहीं करती बल्कि पूरी बॉडी मूव करती है इक्वली। ठीक है, ट्रांसलेशनल मूवमेंट पैदा करती है। मसलन अब ये ए हल्का है, ये भारी है, अगर मैं इसको यहाँ पे फोर्स लगा, अगर मैं इसको बीच में फोर्स लगाता हूँ, आपको पता है ये ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, ये कम एक्सेलरेट करेगा और ऑब्जेक्ट घूम जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस तरफ से फोर्स लगाता हूँ, फिर ये आगे जाएगा और ऑब्जेक्ट फिर घूम जाएगा। यस सर। आखिर कोई ऐसा पॉइंट भी तो होगा ना जहाँ पे इस फोर्स का असर बिल्कुल इक्वल हो। ठीक है, और एक सिमिट्री क्रिएट हो जाए। ठीक है, फिज़िक्स में हम ये लफ्ज़ आता है सिमिट्री। ठीक है, कि फोर्स का जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाए, एक जैसा हो। ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इफ़ेक्ट बिल्कुल हर पार्टिकल पे एक जैसा हो। वो पॉइंट जहाँ मैं फोर्स लगाऊं और पूरी रिजिड बॉडी के हर पॉइंट पर एक जैसा इफ़ेक्ट मिले मुझे, वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाता है। यानी वो मास का सेंटर है, मास का किबला है। ठीक है, जितने भी इस बॉडी के एटम्स हैं, वो उन एटमों में से वो मखसूस जगह जहाँ से फोर्स बिल्कुल बराबर फैलेगी, वो इसका मरकज़ है। ठीक है, वो सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अब ये क्यों इंजीनियरिंग में अहम है? ये जब बिल्डिंग्स और ब्रिजेस बनाए जाते हैं, ठीक है, इनका सेंटर ऑफ मास देखा जाता है कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ बनेगा। ठीक है, इसी तरह जब कोचेस, गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, उनका सेंटर ऑफ मास देखा जाता है कि कहाँ बनेगा। इससे पता चलता है, इस नुक्ते को हम जानने से ना हम ये पहचान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह मूव करेगा, इसको हम घुमा कैसे सकते हैं, घुमा के रख कैसे सकते हैं, ये जब खड़ा होगा तो स्टेबिलिटी कैसी होगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम और ज़्यादा क्या टाइम दें। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। बग़ैर घूमे ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जब फोर्स लगाएं और उसके तमाम पार्टिकल्स इक्वली लीनियर मूव करें, तो वो पॉइंट जो है ना सेंटर ऑफ मास कहलाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अक्सर सेम होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो अलग है। वो पॉइंट जहाँ ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी अमल कर रही होती है, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है ना कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि गैलीलियो के लॉ में भी मैंने आपसे कहा था कि मैटर एटम्स का बना हुआ है। एक एटम के ऊपर जो कानून लग रहा है, चाहे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो सब पे बराबर लगता है। ठीक है, चाहे इकट्ठे हों या अकेले हों, कानून नहीं बदलेगा इनके लिए। ठीक है, इसलिए हर बॉडी का एक्सेलरेशन इक्वल होता है अगर एयर रेजिस्टेंस हटा दें तो। ठीक है, तो इसी तरह अब आप देखें, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही होती है। ठीक है, एक रिजिड बॉडी है, उसके तमाम पॉइंट्स के ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर उन तमाम पार्टिकल्स की फोर्स बैलेंस हो जाती है। ठीक है, इन पार्टिकल्स की फोर्स और इन पार्टिकल्स की फोर्स और इन पार्टिकल्स की फोर्स और इन पार्टिकल्स की फोर्स, सारे पार्टिकल्स की जो फोर्सेज है जहाँ पे आके बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इस गत्ते के टुकड़े को, इस चीज़ को अगर हम वहाँ से उठाएं तो बिल्कुल ये बैलेंस में रहेगा। इस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये भी सही है कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हथौड़ा ले लेते हैं। ठीक है, वो नुक्ता जहाँ पे हथौड़े का पूरा वेट अमल कर रहा होगा, हथौड़े का सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं होगा, हालांकि ये बीच है इसका, क्योंकि ये हिस्सा भारी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना,
वो भारी हिस्से की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, भारी हिस्से की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर अगर हम इसको यहाँ पे लटका दें तो ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हथौड़े के मामले में तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इतनी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट क्रेन्स उठाती हैं, ठीक है, लिफ्टर्स और क्रेन पे उठाए जाते हैं, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होना बहुत ज़रूरी होता है। यस सर। ठीक है, तो जहाँ सारी ग्रेविटी एक्ट करी हो, ठीक है, दैट्स नाइस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक ही जैसा है, जैसे एक सरिया है, यस, उसका बिल्कुल आप उसको डिवाइड कर दें, उसकी लेंथ को बिल्कुल सेंटर में ही होगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, इसका बिल्कुल सेंटर में होगा। ये भी सिमेट्रिक है, मतलब एक जैसा है, घुमाएं तो हर तरफ से एक जैसा है, इसका सेंटर में है, इसका भी सेंटर में है। ये एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, नहीं ये भी सिमेट्रिक है। कहाँ से सिमेट्रिक है ये? सिमेट्रिक तो वो होता है जिसको काटें तो एक जैसे टुकड़े मिले, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। वैसे ये ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक नहीं है। इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे है, इसका यहाँ पे, अगर एक 3D ऑब्जेक्ट है तो उसका उसके अंदर हो सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सरफेस पे नहीं होगा, अंदर, बल्कि उस बॉडी के अंदर होगा। हवा में भी हो सकता है अगर खाली ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, खाली कॉटन वैसे, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंदर, ढक्कन खोलें अंदर एक खाली जगह में होगा, वहाँ हम बांध नहीं सकते, ठीक है, लेकिन है वहाँ पे, ठीक है, ऐसा भी होता है। इर्रेगुलर अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक धागा बांधें, पेन लगाएं, धागे को नीचे लटकाएं और उस लाइन को ड्रॉ कर लें, फिर एक और जगह सुराख करें, फिर इसको हैंग करें, फिर लाइन गुजर रही होगी, फिर उसको ड्रॉ करें। इस तरह आप 2-3 लाइनें ड्रॉ करें, जहाँ पे वो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। कपल एक मखसूस किस्म का जोड़ा है टॉर्क का, ठीक है, एक कंडीशन है, इसको हम कह सकते हैं कि एक हालत है। बिल्कुल, कपल फिज़िक्स में कुछ और है और आम जिंदगी में ना बिल्कुल इसका माना कुछ और है, ठीक है। तो हम उस कपल को अभी नहीं डिस्कस करेंगे, हम फिज़िक्स में कपल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो कपल जो है ना फिज़िक्स में कैसा जोड़ा है, लेकिन एक बात सच है, ठीक है, आम जिंदगी में जैसे कपल जोड़े को कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कपल ना एक जोड़ा ही है, ये बात कॉमन है दोनों में, ठीक है। ये कैसा कपल है? इसमें फिज़िक्स में अगर 2 फोर्सेस एक्ट करें किसी चीज़ के ऊपर, वो इक्वल हों, 2 फोर्सेस हों, इक्वल हों और ऑपोजिट हों, 3 कंडीशंस हैं, मैं लिख देता हूँ। 2 फोर्सेस हों, इक्वल लाजमी है, और ऑपोजिट, ठीक है, ये भी लाजमी है, और नॉन कोलिनियर हो, एक लाइन पे ना हो बल्कि एक एंड पे हो और दूसरे एंड पे हो, ठीक है। इसको अब हम कौन सा लफ्ज़ दें? जी, नॉन कोलिनियर हो, नॉन कोलिनियर, टू इक्वल ऑपोजिट नॉन कोलिनियर फोर्सेस। ये देखें, अगर एक फोर्स 10 न्यूटन की है, ठीक है, एक दूसरी फोर्स है वो -10 न्यूटन की है, ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैंने माइनस लगाया, ठीक है, और एक इस रॉड के इस तरफ एक्ट कर रही है एक सिरे पर और दूसरे सिरे पर एक्ट कर रही है, तो इन फोर्सेस को हम कपल कहते हैं, ठीक है। ओके, और इनका जो टॉर्क है ना, वो आप 10 मल्टीप्लाई बाय इसकी पूरी लंबाई को ले लें, उसके बराबर होता है। कपल एक, ये तो हम खुद से लगा रहे हैं ना फोर्सेस, 10 न्यूटन ये हो गया, 10 न्यूटन ये हो गया। असल में कपल होता पता है कहाँ है फिजिक्स में? असल में कपल कहाँ होता है? असल एक विंड टरबाइन है, ठीक है, उसके 2 पंखे हैं, ठीक है, 2 ब्लेड्स हैं। जब इसमें हवा पास होगी तो जितनी फोर्स यहाँ से पैदा हो रही है, इतनी फोर्स यहाँ से भी पैदा होगी ना, अगर दोनों परों से एक जैसी हवा टकराए तो, ठीक है। तो अगर हम इनकी लंबाई को मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमें कपल मिलेगा। इससे भी अच्छा कपल बताऊँ आपको फिज़िक्स में? इससे भी अच्छा कपल बता देता हूँ आपको, ठीक है। इससे अच्छा कपल है अगर आप एक मैग्नेट को लटका दें, ठीक है, मकनातीस को, ठीक है, मकनातीस को आप लटका दें, इसका ये नॉर्थ है और इसका ये साउथ है, ठीक है। तो ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड है ना,
ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। ठीक है, ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेट क्या करेगा, ज़मीन का जो नॉर्थ है इसका साउथ ज़मीन के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ज़मीन का जो साउथ है उसकी तरफ इस मैग्नेट का नॉर्थ अट्रैक्ट होगा, और बिल्कुल इक्वल फोर्स के साथ, और ये मैग्नेट घूम जाएगा और ये नॉर्थ टू साउथ खड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैग्नेटिक कंपास हमें सही डायरेक्शन बताते हैं। ऐसे जी, अगर आप मैग्नेट लटका दें और आप उसको इस तरह मशरिक़ और मगरिब में खड़ा करें, वो घूम के खुद ही शुमाल जनूब में हो जाएगा। खुद पकड़ के फिर यूँ खड़ा करें, फिर ऐसे हो जाएगा। वो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही खड़ा होगा। ठीक है, ओके। ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से, और ये वो कपल है जो उसको मोड़ता है। ठीक है, ये भी इन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी है। ठीक है, इस तरह का एक पाना होता है जो टायर चौकड़ी खोल, हाँ, इसमें हम कपल अप्लाई करते हैं, इसलिए खोलना आसान हो जाता है, दोनों तरफ फोर्स लगा सकते हैं। ये साइकिल का जो पैडल है ना, ये कपल की अच्छी मिसाल नहीं है। कोई एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहाँ कपल बनता हो, जहाँ पे फ्रंट वाला पाँव और नीचे वाला पाँव एक जितनी फोर्स लगा रहे हो सकता है, लेकिन ऐसा थ्रू आउट द मोशन पूरे सर्कुलर पाथ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अक्सर जो पाँव ऊपर होता है और नीचे आ रहा होता है ना, वो ग्रेविटी की वजह से ज़्यादा अच्छी फोर्स लगा रहा होता है। यस। और नीचे वाला पाँव कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा होता। यस। ठीक है, ठीक है। वो सिर्फ रखा होता है, उसको हम अपनी फोर्स से उठा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक अच्छी मिसाल नहीं है। अब ये तब अच्छी मिसाल हो सकती है जब यहाँ से पट्टी के साथ ना इसको बांध दिया जाए, इसको भी और इसको भी। यस। और दोनों पैरों से ना बिल्कुल वो इक्वली फोर्स लगाए, यस। इसको दबाए और इस पाँव को खींचे, फिर कपल पैदा होगा, वरना कपल पैदा नहीं होगा। ठीक है, यस। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक कंडीशन है जो रिजिड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पैदा होती है। यस। अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, सारी फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो हो जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। मसलन आपने देखा होगा कि इसकी एक अच्छी मिसाल, वैसे तो इसकी कई मिसालें होती हैं, लेकिन इसकी एक बेस्ट मिसाल जो है ना इसी बुक में ही मौजूद है। ठीक है, वो आपने वो टावर देखा है ना, पीसा का, जो टेढ़ा हुआ था। Yes. जहाँ से गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किए। यस। अब उसको गिर जाना चाहिए, वो अभी तक गिरा क्यों नहीं है? ठीक है ना, उसकी वजह पता है कि उसके पीछे ही फिज़िक्स है। उस टावर का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकला है अभी तक। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ मास होता है। एक ऑब्जेक्ट गिरता तब है जब उसका सेंटर ऑफ मास, आप यहाँ से लाइन खींचे नीचे, तो उसके अंदर आ रहा है। यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये अभी नहीं गिरेगा, ये मज़ीद अगर झुके और सेंटर ऑफ मास इसका निकल गया यहाँ से बाहर, ये गिर जाएगा। यस। ठीक है, और उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने सीमेंट भर के इसको नीचे से और भारी किया हुआ है, ख़ास तौर पर ये वाली साइड। यस। उन्होंने पीसा टावर का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर दिया इस तरफ मज़ीद। ठीक है, और इस वजह से ये इतने लंबे टाइम के बाद भी ये खड़ा हुआ है, और ये एक मशहूर इमारत है, मशहूर जगह है ये, क्योंकि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसलिए वो इसको बचाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट हुआ था, गैलीलियो के टाइम की है। ठीक है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि सेंटर ऑफ मास ना कितना अहम रोल प्ले करता है। यस। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली अगर तमाम फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। A body is said to be in equilibrium if no net force acts on it. अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही, उसकी नेट फोर्सेस ज़ीरो हो जाएं, तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की शर्तें, किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पैदा होगा, कब नेट फोर्सेस ज़ीरो होती हैं, इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो हो जाए। ठीक है, यस। मसलन आपने देखा होगा एक रस्सी होती है, उसको खींच रहे होते हैं लोग, एक टीम इधर से खींच रही होती है, एक टीम इधर से खींच रही होती है। यस। ठीक है, तो F1, F2, F3 बहुत सारे लोग हैं वो फोर्सेस लगा रहे हैं, F4, F5, F6। इस तरफ वाली फोर्सेस नेगेटिव हैं, इस तरफ पॉजिटिव कर लेते हैं इनको, और इनको कर लेते हैं नेगेटिव।
अगर हम इन सारी फोर्सेस को जमा करें और नेट फोर्स 0 आई, इसका मतलब ये रस्सी कहीं भी नहीं जाएगी, बिल्कुल बीच में रहेगी। यस सर। कोई नहीं जीतेगा, ना ये जीतेगा ना वो जीतेगा, एक इक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसको हम ये कहते हैं कि इफ़ सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिकम्स इक्वल टू 0 देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब इस समेशन F1, F2, F3 और Fn तक इन सबको हम जमा कर रहे हैं, इसके लिए हम समेशन साइन यूज़ कर लेते हैं, ये वाला ग्रीक लेटर, इसको कहते हैं सिग्मा। इसका मतलब है सबको जमा करो। यस सर। सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, दैट इज़ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पिक्चर की एग्जांपल दी गई है, इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इसमें 2 टेंशन्स भी हैं, सारी की सारी फोर्सेस 0 हो जाती हैं, हो सकता है कुछ फ्रिक्शन भी हो, तमाम फोर्सेस का सम इस पे 0 है। सम ऑफ ऑल फोर्सेस इस तस्वीर पे 0 है, तस्वीर सलामत अपनी जगह खड़ी रहेगी। जैसे ही एक तरफ से धागा टूटा, एक तरफ की फोर्स कम हुई, नेट फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, ये एक्सेलरेट करेगी, या इस तरफ झूल जाएगी, या इस तरफ एक्सेलरेट करेगी, या नीचे आ जाएगी। ओके। ठीक है, एक पैराट्रूपर है। ठीक है, पैराट्रूपर के ऊपर, अच्छा सिर्फ इसमें फिर 2 बातें और भी आ जाती हैं। फोर्सेस जो है ना, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी होती हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी होती हैं, अलॉन्ग जेड एक्सिस भी होती हैं। ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी 0 हो जाएं और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी 0 हो जाएं। ठीक है, यस। सिग्मा एफ एक्स भी 0 हो जाए, सिग्मा एफ वाई भी 0 हो जाए। ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी 0 हो जाए और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी। मसलन इसके लिए एक ऐसा जैसे एक कपड़ा है, ठीक है, उसको 3 पपीज़ खींच रहे हैं, एक पपी इधर से खींच रहा है, एक पपी इधर से खींच रहा है, एक पपी इधर से खींच रहा है। यस। ठीक है, अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी फोर्सेस हैं, वाई एक्सिस भी फोर्सेस हैं। अगर ये सारी फोर्सेस 0 हो गई तो ये कपड़ा किसी को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, रुका रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 4.5, अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू ए कार्ड एज शोन इन फिगर। एक 10 न्यूटन का ब्लॉक है, एक कॉर्ड के ज़रिए, एक तार, कॉर्ड कहते हैं तार को, लटक रहा है फिगर 4.9 में। फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड, इस कॉर्ड में टेंशन फाइंड आउट करें। 10 न्यूटन का है। ठीक, तो सिग्मा एफ एक्स 0 है, सिग्मा एफ वाई 0 है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो वैसे भी कोई फोर्स नहीं है, ये तो वैसे ही 0 हो गया। अलॉन्ग वाई एक्सिस 2 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक टी है और एक डब्ल्यू है। ठीक है, टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये डब्ल्यू इधर आके वेट हो जाएगा, वेट 10 न्यूटन है तो टेंशन भी आपका 10 न्यूटन होगा। ये तो इस बुक का शायद सबसे ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, ये कंडीशन उस वक्त ज़्यादा हमें फ़ायदा देती है, ये कंडीशन हमें उस वक्त ज़्यादा फ़ायदा देती है बेटा जब ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उनमें से कोई एक फाइंड आउट हमें करनी हो। ठीक है, यस। मसलन टेंशन भी हो, वेट भी हो और फ्रिक्शन भी हो। यस सर। इतना टेंशन निकला, इतना फ्रिक्शन निकला। ठीक है, अब आप वेट फाइंड आउट करें, फिर हम वेट निकाल लेंगे। ठीक है, यस। तो उस वक्त ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वेरी इजी। फोर्सेस के 2 फ्लेवर हैं, मैंने आपसे कहा। एक फ्लेवर है लीनियर फ्लेवर है फोर्स का, यस। और एक एंगुलर फ्लेवर है। लीनियर फ्लेवर को हम जस्ट फोर्स कहते हैं, एंगल वाली फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट पर ये वाली फोर्सेस, तो तमाम फोर्सेस का सम तो 0 हो गया। अब ऑब्जेक्ट ना इधर जाएगा, ना उधर जाएगा, ना इधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वहीं खड़ा रहेगा। यस। लेकिन अगर उस पर टॉर्क बैलेंस ना हो, फिर क्या होगा? फिर वो खड़े खड़े घूमेगा। यस। वो अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मसलन आप जानते हैं कि ना, जैसे कभी कभार टक्कर ऐसे हो किसी चीज़ से कि उसको कोना लग जाए किसी चीज़ का, बाज़ औक़ात एक्सीडेंट ऐसा होता है, कॉर्नर लग जाता है। ठीक है, वो चीज़ तो वहीं रह जाती है, दूर तो नहीं गिरती, लेकिन वो खड़े खड़े बहुत ज़ोर का घूम जाती है और डैमेज हो जाती है। ठीक है, वो क्या होता है? टॉर्क बैलेंस नहीं होता, किसी ऑब्जेक्ट का टॉर्क बैलेंस नहीं होता। ठीक है, टॉर्क बैलेंस होगा तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में पूरी तरह से होगा। सम ऑफ टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अगर ये 0 हो जाए तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। सम ऑफ ऑल टॉर्क्स, जैसे आपने अभी देखा, इसकी एक अच्छी सी मिसाल ये तराजू है। ठीक है ना, सम ऑफ ऑल टॉर्क। जब हम इसको तोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में लगा हुआ है, अगर हम यहाँ पे W1 W2 इक्वल रखेंगे
ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका सम ऑफ ऑल टॉर्क्स बराबर हो जाएगा, टाउ 1 टाउ 2 बराबर हो जाएगा, और ये बिल्कुल हमें बता देगा कि ये दोनों मासेस इक्वल हैं। ठीक है, दोनों का टॉर्क बैलेंस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे टाउ 1 टाउ 2 या कोई और टॉर्क भी है, अगर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स बराबर हो जाए, ठीक है, सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0, ये सेकंड कंडीशन है। इसमें अलॉन्ग एक्स वाई का चक्कर नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर पंखे की आप एक चाल फिक्स कर दें और एक फिक्स रफ्तार पे पूरी रात घूमता रहे, तो ये इक्विलिब्रियम में होता है। क्योंकि ना ये नीचे आ रहा है, ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस में जा रहा है, ना वाई एक्सिस में जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, और घूम रहा है। तो पंखे की रगड़ से जो परों में ऑपोजिट टॉर्क पैदा हो रहा है और जो मोटर का टॉर्क है वो सारे बैलेंस हैं, तो पंखे की रफ्तार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये पंखा इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, ओके।